हेलो एवरीवन, दिस इज अमित परमार। वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो देखी थी, उसमें पार्ट नंबर 8 था, ये 9 है। उसमें कुछ नॉर्थ वाले पहाड़ थे वो पढ़े थे, जैसे हिमालय वगैरह और अरावली पर्वत, विंध्याचल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यही पहाड़ी वाला चैप्टर चलता रहेगा अपना, तो पढ़ते रहे। तो इसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी के बाद नेक्स्ट आता है पठार, छोटा नागपुर का पठार। पठार, तो इसके बाद आता है छोटा नागपुर का पठार। तो इसमें क्या है, ये पहले तो ये देखो ये कहाँ है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका जितना टोटल क्षेत्रफल है वो है 46,000 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल इतना है, इतने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है 46,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सबसे ज्यादा भाग कहाँ पे पड़ता है, झारखंड में। सबसे ज्यादा पार्ट झारखंड में, कुछ बिहार में भी आता है, कुछ पश्चिम बंगाल में भी आता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इस प्रकार से इसका मेन जो पार्ट है वो है झारखंड। सबसे ज्यादा झारखंड में ही इसका क्षेत्रफल है, लगभग 64 के ऊपर % इसमें आता है झारखंड में। ठीक है, तो ये छोटा नागपुर का पठार। इसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसे भारत का रूर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो इसे भारत का रूर क्षेत्र भी कहते हैं। भारत का रूर क्षेत्र, इसे भारत का रूर क्षेत्र भी कहते हैं। इसे रूर क्षेत्र क्या होता है, रूर क्षेत्र इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक भारत की सबसे ज्यादा खनिज संपदा यहीं से निकाली जाती है। जितने भी धातु होती हैं, कोयला वगैरह सब यहीं से निकाला जाता है। कोयला सबसे ज्यादा भारत में पूछा जाए, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, छोटा नागपुर पठार से, वो भी कहाँ से, रूर क्षेत्र से। तो यहाँ कोयले की बहुत सारी खदान है, कोयला प्राप्त होता है यहाँ से, और भी धातुएं प्राप्त होती है, खनिज वगैरह, खनिज संपदा। तो सबसे ज्यादा खनिज संपदा कहाँ से प्राप्त होती है, छोटे नागपुर के पठार से। ये कहाँ पर है, झारखंड में सबसे ज्यादा, थोड़ा बिहार में भी, वेस्ट बंगाल में भी। इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में देखा गया है। और अब ये रूर क्षेत्र इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी का नाम किसी के ऊपर रखा जाता है तो उससे पहले भी कोई होगा, तभी उसका नाम रखा जाता है। तो रूर क्षेत्र इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक देश है जर्मनी। जर्मनी एक देश है, वहां पर कोयले की खदान है। सबसे ज्यादा विश्व में कोयला कहाँ मिलता है, जर्मनी। तो जर्मनी में एक क्षेत्र है, उसे रूर कहा जाता है। एक स्टेट है, उसमें रूर नामक क्षेत्र पाया जाता है। वहां सबसे ज्यादा कोयला होता है, विश्व में सबसे ज्यादा कोयला। यह कोयला के लिए फेमस है। विश्व में सबसे ज्यादा कोयला पूछे तो जर्मनी में होता है, जर्मनी के रूर में। रूर एक क्षेत्र है, वहां पे एक स्टेट पड़ता है, उसमें आता है। वहां सबसे ज्यादा कोयला। यहाँ के बगल से एक और खदान है, उसमें ज्यादा लोहा होता है, लोहा की खदान है इसी के बगल से। ठीक है, तो जर्मनी का रूर क्षेत्र है, उसके नाम पर भारत का रूर क्षेत्र पड़ा, क्योंकि यहाँ भी कोयला होता है, इसलिए इसे भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं, छोटे नागपुर के पठार को। ठीक है, इसके बाद इसके बाद देखते हैं इसमें देख लिया, इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज संपदा होती है। इसका क्षेत्रफल ये लिखाइए। ठीक है, रूर क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी का एक क्षेत्र है रूर, वहां सबसे ज्यादा कोयला होता है। और भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है, झारखंड में। झारखंड में होता है, झारखंड के जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो झारखंड के जादूगोड़ा में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, और इसका नाम कहां पर से पड़ा है, जर्मनी से। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ नदियां हैं इसके उत्तरी क्षेत्र में, इसके उत्तरी क्षेत्र में, इसके नॉर्थ एरिया में 2 नदियां हैं, गंगा और सिंधु। गंगा, सिंधु। इसके जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में गंगा और सिंधु के मैदान पाए जाते हैं। ये मैदान, गंगा और सिंधु मैदान, गंगा सिंधु के मैदान मीन्स क्या हुआ कि जो गंगा और सिंधु नदी है ना,
इनसे यहाँ पर सिंचाई वगैरह इसका ही क्षेत्रफल पाया जाता है। इन नदियों की जो जगह है उसके मैदान पाए जाते हैं इसके छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी क्षेत्र में। जैसे यहाँ झारखंड अपना यहाँ पड़ता है, झारखंड ये बिहार है, ऐसे करके मैप में देखा जाए इधर MP है, ऐसे करके देखा जाए तो इसका उत्तर ऊपर होगा। तो ऊपर यहाँ पर गंगा नदी आएगी, सिंध नदी इधर आएगी थोड़ी गुजरात साइड में, गुजरात से ऊपर पंजाब साइड में। तो इस प्रकार से ये उत्तरी क्षेत्र में तो ये गंगा और सिंध के मैदान मिलते हैं। और दक्षिणी क्षेत्र में देखा जाए, दक्षिणी क्षेत्र में किस नदी के मिलते हैं? नर्मदा नदी के, नर्मदा नहीं, महानदी, महानदी। ठीक है, तो उत्तरी क्षेत्र में तो गंगा और सिंधु के मैदान मिलते हैं और दक्षिणी क्षेत्र में महानदी के मिलते हैं। महानदी कहाँ से निकल, जैसे हमने कल पढ़ा था मैकाल श्रेणी, तो मैकाल श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है। मैकाल श्रेणी में पढ़ा था हमने अमरकंटक, तो अमरकंटक के जो पूर्वी पश्चिमी भाग से निकलती है नर्मदा नदी, उत्तरी भाग से निकलती है सोन नदी और दक्षिणी भाग से निकलती है ये महानदी। तो इस प्रकार इसके दक्षिणी क्षेत्र महानदी के मैदान पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कुछ नदियां भी निकलती हैं इस पठार से, इस पठार से कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। देखो मेन चीज ये थी, इसके उत्तरी क्षेत्र में गंगा सिंधु के मैदान है। ये पूछ लेता कि ऐसा कौन सा पठार है जिसके उत्तरी क्षेत्र में गंगा और सिंधु के मैदान मिलते हैं, तो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, दक्षिणी में महानदी है। ठीक है, इसमें कुछ नदियां भी निकलती हैं स्वर्ण रेखा, जैसे स्वर्ण रेखा हो गई, दामोदर नदी हो गई, दामोदर, और बराकर नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी, ये नदियां इस पठार से निकलती हैं। कौन कौन सी तीन नदियां? स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी और बराकर नदी, ये तीन नदियां निकलती हैं इस पठार से, छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, तो और क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे ज्यादा भारत में खनिज संपदा कहां से प्राप्त होती है? छोटे नागपुर के पठार से। ठीक है, तो इस प्रकार यह था। अब एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि हर पहाड़ी अपन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विंध्याचल पढ़ा और अरावली पढ़ा, तो हर की सबसे ऊंची एक चोटी होती है, तो इसकी भी सबसे ऊंची एक चोटी है पार्श्वनाथ, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, पारसनाथ। कितनी है? 1350 मीटर ऊंचाई है इसकी। ये कहां पर है? ये है झारखंड में, झारखंड। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी देखी जाए छोटे नागपुर के पठार, क्वेश्चन बनेगा छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। कहां पर है? झारखंड में। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर। देखो मैं हमेशा एक ही चीज आपसे बोलूंगा, यदि आपको स्टडी करनी है, एग्जाम क्रैक करना है, तो पढ़ाई का तरीका यही होना चाहिए। क्वेश्चन एक पढ़ो, खुद स्वयं से इतने सेल्फ से इतने क्वेश्चन बनाओ कि उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहनी चाहिए। जैसे मैंने कहा माउंट एवरेस्ट, क्वेश्चन आया माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ये तो ठीक है, याद कर लिया हमने, लेकिन माउंट एवरेस्ट के बारे में जितनी भी जानकारी है, जितने भी जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी सबकी जानकारी अब सेल्फ से क्वेश्चन बनाओ कि जैसे इसकी ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन ये बता माउंट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। मैं मान लिया यही क्वेश्चन बनाओ, अब उससे क्वेश्चन सेल्फ से बनाओ कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इस पर भारत का सबसे पहले कौन गया, भारत की सबसे पहले महिला कौन गई, विश्व की सबसे पहले। इस प्रकार से आप स्टडी करोगे तो एग्जाम रह नहीं सकता, कौन सा भी एग्जाम हो, कितना भी बड़े लेवल का हो। बस जो एग्जाम करते हैं उनकी यही खास आदत होती है, वो सेल्फ से क्वेश्चन बनाते हैं। हम लोग क्या है, जैसे इंपोर्टेंट सर ने लिखा दिया, कोचिंग पे पढ़ा दिया कि लिख लो माउंट एवरेस्ट भारत की विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में मिलती है, पड़ती है ये। अब हमने याद कर लिया यही। यदि क्वेश्चन पूछ लिया इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम बैठे रह जाएंगे, क्यों? नहीं पढ़ा और नहीं पता, बताया ही नहीं। तो इसलिए स्टडी ऐसी करो कि जो भी चीज पढ़ रहे हैं, जो भी कंटेंट, जैसे हमने नागपुर का पठार पढ़ा, तो इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सब हमने दे दी। क्योंकि अब इससे बाहर जहां भी क्वेश्चन, चाहे तुम दे लो पीएससी का पेपर दे लो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता, क्योंकि जितनी जानकारी सब पढ़ ली, इससे बाहर क्या जाएगा। अब मेन टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे इसका क्षेत्रफल पढ़ लिया और इसमें क्या क्या ऊंची है ये पढ़ ली। अब यह पूछ ले कि इसके उत्तरी क्षेत्र में कौन सी नदियों के मैदान मिलते हैं, तो बैठे रह जाएंगे। इसलिए ऐसी स्टडी करो बिल्कुल डीप लेवल से। एग्जाम क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, स्टडी
कर रहे हैं। बहुत से लोग यही बोलते हैं हम 2-3 साल से एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, पढ़ रहे हैं। उनका पढ़ने का तरीका यही होता है, जो एक क्वेश्चन दिया है उसी को पढ़ लेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है, एक चीज पढ़ो, दिन में एक क्वेश्चन पढ़ो, पर वो क्वेश्चन ऐसा पढ़ो कि उससे जितने भी क्वेश्चन बने वो क्लियर होने चाहिए सब। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। जहां से भी वो क्वेश्चन पढ़ो, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से पढ़ो कि वहां से पढ़ो, तुम्हारी समझ में आए, तुम्हें बेस्ट यहाँ से समझ में आए, बेस्ट तरीका लगे वहां से पढ़ो, पर पढ़ो ऐसा जिसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये पहाड़ी क्षेत्र नागपुर का पठार है। इससे ये क्वेश्चन और बन जाता है कि रांची है, रांची में इसका मैदानी भाग पाया जाता है, रांची में इसका मैदानी भाग, तो रांची में इसका मैदानी भाग मिलता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, छोटा नागपुर के पठार का मैदानी भाग कहाँ देखने को मिलता है या कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है रांची। रांची क्या है, झारखंड की कैपिटल है, ठीक है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। इससे आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा छोटा नागपुर का पठार, जो कि कहां पर है, झारखंड में, इसका ज्यादा हिस्सा झारखंड में आता है। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज। इसे हिंदी में पढ़ लो या इंग्लिश में, वो एक ही है, सतपुड़ा रेंज ही होती है, ठीक है। तो सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज कहां पर है, जैसे मैं अभी तो फिलहाल इसके बारे में जितने भी टॉपिक है मैं बता देता हूँ, जितने भी पठार हैं पहाड़ी हैं उनके बारे में। आगे चल के जैसे ये पहाड़ी पठार वाला चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद मैं मैप बना के उस पे जहाँ उसकी प्लेस वैल्यू है, जहाँ पे वैल्यू प्लेस दिया है वहाँ पे पहाड़ी तरीका से बना के उसका नाम लिख के, उससे आपको प्लेस याद हो जाएगा कौन सी जगह पे कौन सी पहाड़ी है और कहाँ तक पड़ती है, किधर बाउंड्री बन रही है, कौन से स्टेट्स हैं, कहाँ पर बन रही। तो इस प्रकार से पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैपिंग स्टडी इज द बेस्ट फॉर द क्रैक एग्जामिनेशन। तो एग्जाम क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है मैपिंग स्टडी। जितनी अच्छी मैपिंग स्टडी होगी उतनी जल्दी आपका पेपर क्रैश होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं सतपुड़ा रेंज। अब इसमें देखते हैं सतपुड़ा रेंज। तो सतपुड़ा रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी देखो पहले, इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी, आपने सुना होगा धूपगढ़, धूपगढ़ की चोटी ये सबसे ऊंची। ये कहां पड़ती है, मध्य प्रदेश में, ये कहां पड़ती है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पहाड़ी, ज्यादातर सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश में ही आती है, 90% मध्य प्रदेश में ही आती है सतपुड़ा पहाड़ी, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो ज्यादातर सतपुड़ा रेंज कहां पे आती है, मध्य प्रदेश में आती है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350। अभी 1350 पार्श्वनाथ की भी पड़ी थी पीछे छोटे नागपुर के पठार में, पर वो आ जाता है झारखंड में। क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी पुलिस के लिए ज्यादातर है, बहुत इंपोर्टेंट है, काफी बार देखा है हमने। क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़। धूपगढ़ कितनी ऊंचाई है, 1350 मीटर। कहां पे पड़ती है, धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज पर, ठीक है। ये सतपुड़ा रेंज है। अब इसमें एक सतपुड़ा पहाड़ी भी नाम से है। सतपुड़ा रेंज जैसे रेंज पूरी हो जाती है, जैसे मैंने हिमालय पढ़ा था, हिमालय पढ़ाया था, उसमें पूरा हिमालय क्या एक रेंज है, उसमें जैसे K2 और माउंट एवरेस्ट, ये सब पहाड़ी, कारकोरम वगैरह, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सब उनकी पहाड़ियां हैं, श्रेणियां हैं। ये पूरी क्या है, पूरी रेंज है। तो रेंज के अंदर वो सब पहाड़ियां आ जाती हैं। तो इसी प्रकार ये सतपुड़ा रेंज है। तो इसकी ऊंचाई ये होगी। यह मध्य प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, थोड़ा बहुत भाग इधर भी झारखंड वगैरह में थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है, बिहार में। अब इसके बाद क्वेश्चन सबसे पहले तो ये हो गया सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अब सतपुड़ा रेंज में ही हमने पढ़ी थी, इस कल की क्लास में देखा था, इससे पिछली वाली क्लास में मैकाल श्रेणी। तो मैकाल श्रेणी हमने पढ़ी थी, मैकाल श्रेणी। तो ये क्या है, एक श्रेणी, ये पूरी रेंज है। तो मैकाल श्रेणी सतपुड़ा रेंज का ही एक भाग है, इसके ही अंदर आती। तो मैकाल श्रेणी सतपुड़ा रेंज का ही भाग है, का भाग। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने स्पेशल अलग से पढ़ा दिया, क्योंकि जो मैकाल श्रेणी थी वो अलग से थी, इसलिए अलग से इसके बारे में ज्यादा जानकारी थी, इसलिए। अब जो सतपुड़ा रेंज आती है, सतपुड़ा रेंज के अंदर आती है मैकाल श्रेणी। अब क्वेश्चन बनता है
क्वेश्चन कैसे बनेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कितनी है, 1350। सतपुड़ा रेंज के अंदर आने वाली मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी बनेगी, अमरकंटक। मैंने कल पढ़ाया था अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। बस मैं एक ही बात अभी बोला था मैंने पिछले, अब भी फिर भी बोल रहा हूँ कि स्टडी ऐसे करो बिल्कुल डीप लेवल से, क्वेश्चन कहीं से भी बन। जैसे सतपुड़ा रेंज पूछे तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा रेंज में पाई जाने वाली अमरकंटक की सबसे ऊंची, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो जाएगा। मैंने मैकाल श्रेणी कल स्पेशल पढ़ा दी थी पिछले वाली क्लास में, तो ये क्लियर हो जाएगी। तो सतपुड़ा रेंज में ही आती है मैकाल श्रेणी और उसमें आता है अमरकंटक मैकाल श्रेणी। ठीक है, अमरकंटक से मैंने नदियां बताई थी। नर्मदा नदी निकलती है पश्चिम वेस्ट साइड से, नॉर्थ साइड से निकलती है सोन नदी और दक्षिण से निकलती है, ठीक है, बलाल नदी। तो इस प्रकार से इसमें 3-4 नदियां निकलती हैं। तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे ये हो गया क्लियर। अब इससे आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं सतपुड़ा रेंज। जैसे इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, धूपगढ़। तो धूपगढ़ की चोटी कौन से पर्वत पे आती है, महादेव पर्वत पर। महादेव पर्वत है कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो इसकी ऊंचाई की अभी बताई थी मैंने 1350 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, कौन सी है, धूपगढ़। कौन से पर्वत पर पाई जाती है, तो महादेव पर्वत पर। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रहे कि सतपुड़ा रेंज में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो अमरकंटक अभी बताई थी पीछे मैंने, अमरकंटक। उससे कौन सी 3 नदियां निकलती हैं, हलाली नदी और नर्मदा नदी, सोन नदी। ठीक है, अब सतपुड़ा रेंज, अब इसके उत्तर में जैसे सतपुड़ा रेंज है तो सतपुड़ा रेंज के उत्तर से, तो इसके उत्तर में तो बहती है कौन सी, उत्तर में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और इसके दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ये दोनों नदी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। नर्मदा नदी तो निकलती है अमरकंटक से, मैंने बताया था, उसके पश्चिमी भाग से। ठीक है, और ताप्ती नदी निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। तो ये नर्मदा ताप्ती नदी कहां पर है, दक्षिण में बहती है, ये उत्तर में बहती है सतपुड़ा के। ठीक है, सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा नदी, नीचे ताप्ती नदी। तो क्योंकि मध्य प्रदेश का मैप आप देखोगे तो जो बैतूल जिला है, बैतूल जिला तो नीचे देखने को मिलेगा बिल्कुल। सतपुड़ा रेंज बिल्कुल जैसे यहाँ मध्य प्रदेश का नक्शा यहाँ खत्म होता है, तो जिला ये बैतूल यहाँ पर है, यहाँ सतपुड़ा रेंज है। इसके ऊपर नर्मदा नदी यहाँ बह रही है और इसके ऊपर जैसे विंध्याचल है। ठीक है, इधर ही वो आ जाते छोटे नागपुर के बाद इधर झारखंड वगैरह में। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं मैप के द्वारा आपको और बेसिक से समझा दूंगा और बढ़िया। ठीक है, तो बैतूल जिला से निकलती है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, तो बैतूल जिला से निकलती है ये पहाड़ी, ये पाई जाती है मुल्ताई पहाड़ी, मुल्ताई पहाड़ी। तो पूछे कि ताप्ती नदी कहाँ निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है, अब इसमें सतपुड़ा रेंज में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट क्या होता है, जैसे पत्थर होता है ग्रेनाइट, नीस, इस प्रकार से चूना पत्थर वगैरह, उसी में से बेसाल्ट की चट्टान होती है। इसमें मशीनरी द्वारा जैसे मेन चीज जो प्राप्त होती है, जैसे ग्रेनाइट इससे निकलेगी या नीस वगैरह कुछ भी निकले, तो विधि द्वारा इनको शुद्ध को अलग कर लिया जाता है, अशुद्ध को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी उत्तर में, दक्षिण में ताप्ती नदी हो गई। अब इसके बाद देखते हैं ये सतपुड़ा रेंज जहां तक पूरी होगी, इसके बारे में जितनी जानकारी थी आप समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें दक्खन का पठार। दक्खन का पठार, तो दक्खन का पठार कहां पे पड़ता है, पहले तो देखो दक्खन का पठार। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ऊपर मैंने पढ़ाए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्खन का पठार, दक्खन का पठार ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में।
तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी धातुओं के लिए ऐसे भी खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये किससे बना है? ये ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वह बेसाल्ट चट्टानों से, वह बेसाल्ट चट्टानों से, क्योंकि ज्यादातर पठार होंगे वो चट्टानों से, ज्वालामुखी से ही बनते हैं। क्योंकि जहां बहुत समय पहले यहाँ पर आया होगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से क्या नीचे से धरती गर्म होती जाएगी, जहाँ पर परत पतली होगी वहीं पर हमेशा फटता है। आपने देखा होगा यहाँ पर समुद्री इलाके में जहाँ पर परत पृथ्वी की पतली रह जाती है, पृथ्वी की परत जो भूपरटी होती है इसमें 3 भाग होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर यही ज्वालामुखी और बेसाल्ट चट्टानों से होते हैं। बेसाल्ट चट्टानों जो पत्थर होते हैं, लाल पत्थर होता है, आपने देखा होगा पहाड़ियों में सफेद पत्थर वगैरह इससे या नीस उससे बने होते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी और बेसाल्ट चट्टानों से बना है दक्कन का पठार, महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि इस पे काली मिट्टी होती है, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है सबसे पहले। इससे एक पहले पठार पड़ा था उसमें भी काली मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पड़ता था विंध्याचल। तो उस पर क्या काली मिट्टी में सबसे ज्यादा मूंगफली वगैरह खेती होती है, सागवान के पेड़ ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से काली मिट्टी होती है। इसका उत्तरी भाग होता है, उत्तरी भाग, तो इसके उत्तरी भाग को क्या कहेंगे? विदर्भ। आपने सुना होगा विदर्भ, विदर्भ एक जगह है महाराष्ट्र में पड़ती है। तो इस जो दक्कन का पठार है उत्तरी भाग है उसे विदर्भ बोलते हैं। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। अब ये श्रेणी है, इसका आकार, क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट यहां से बनेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी भारत की पठार है या पहाड़ी है जिसका आकार त्रिभुजाकार है? तो कौन सा? दक्कन का पठार। इसका आकार कैसा है? इसका आकार त्रिभुजाकार, आकार त्रिभुजाकार। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहां से बनेगा कि ऐसी कौन सी पठार है जिसका आकार त्रिभुजाकार है? तो ये दक्कन का पठार। अब दक्कन के पठार जैसे महाराष्ट्र इधर पड़ता है, समुद्री क्षेत्र है अरब सागर के बगल से, तो महाराष्ट्र, तो सतपुड़ा नीचे था, तो सतपुड़ा की कहां पड़ेगा? उत्तर में पड़ेगा। ठीक है, सतपुड़ा के उत्तर में, और विंध्याचल सतपुड़ा के उत्तर में पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि वो आगे मैं मैप में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो उत्तर में हो गया उसके। अब इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स अब ये था दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बाद अब पढ़ते हैं धारवाड़, धारवाड़ का पठार। का पठार, तो धारवाड़ का पठार ये भी खनिज संपदा के लिए इंपोर्टेंट है। धारवाड़ की वस्तुएं मिलती हैं जैसे लोहा वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह, बॉक्साइट। तो ये कहाँ से? धारवाड़ से। ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पर खनिज संपदा बहुत सी प्राप्त होती है। तो ये सर्वप्रथम कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। तो ये कर्नाटक में स्थित है, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। बस यही है कि धारवाड़ से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, धारवाड़ कहाँ स्थित है? वो तो कर्नाटक में। ठीक है, और ये किससे बना है? ये परिवर्तित चट्टानों से मिलकर बना है। ये परिवर्तित चट्टानों से बना है। ठीक है, तो ये परिवर्तित चट्टानें कैसी होती हैं? जैसे पहले चट्टानें वो थी बालू की थी या नीस की थी, कोई बेसाल्ट की थी, तो वो दोनों आपस में मिल गई तो वो बदल गई। तो इस प्रकार से धारवाड़, इसीलिए सबसे ज्यादा धातुएं यहीं से प्राप्त होती हैं, यहाँ से कि छोटे नागपुर के पठार से, भारत में धारवाड़ से या छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, यहाँ इसके उत्तरी भाग में चोटी पाई जाती है, भाग में ब्रह्मगिरी की चोटी पाई जाती है। तो क्या है? यह पर्वतीय चट्टानों से, सबसे पहले ये कर्नाटक में यह पर्वतीय चट्टानों से मिलकर बना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है। इसके पश्चिमी भाग में एक चोटी पाई जाती है, ब्रह्मगिरी चोटी। ठीक है, तो इसके
ब्रह्म, और एक इसकी चोटी और पाई जाती है बाबूदन चोटी, यह भी पश्चिम में पश्चिमी भाग पर पाई जाती है। ठीक है, कई किताबों में इसका नाम ये लिखा है, कई में थोड़ा इसका चेंज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पश्चिमी भाग में 2 चोटी पाई जाती है, ब्रह्मगिरी और बाबूदन चोटी। तो इस प्रकार से यह धारवाड़ का पठार था, इसमें इतने इंपोर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं। बेसिक से पार्ट 1 से वीडियो डली है, ज्यादा नहीं है, आधे घंटे की या 35 मिनट की इतनी ही है, तो वहां से देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज पढ़ो तो बेसिक से पढ़ना चाहिए। उसमें मैंने मैपिंग वगैरह से आपको बिल्कुल क्लियर किया है, स्टेट्स, बाउंड्री वगैरह सब। तो वहां से देखते रहें और वीडियो कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि कोई भी स्टडी करनी है तो गहराई से ही करनी पड़ेगी, डीप लेवल से ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम आज के टाइम पे इतना खतरनाक हो गया है कि जो यूपीएससी पीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ पे कांस्टेबल में पेपर दे रहे हैं, तो उनकी तैयारी तो ज्यादा बेटर होगी अपने से। तो इसलिए आप भी ऐसी तैयारी रखो, जब ये काम कर रहे हो, नौकरी पानी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो खतरनाक नौकरी करो, पूरे लक्ष्य के साथ काम करो, तभी आपको जॉब मिल सकती है। क्योंकि बड़े लोग हैं उनकी तो डीप लेवल से चली रही है, जो पीएससी के कर रहे हैं। हम कांस्टेबल देख रहे हैं तो उतना उतना पढ़ते हैं, तो वो आके कंपटीशन बढ़ा देते हैं, मेरिट हाई जाती है, 80+ जाती है, 85+ जाती है, तो अपने इतने आ नहीं पाते। क्योंकि हमने मेन चीज ही पढ़ी है, जैसे धारवाड़ की पढ़ा कहाँ पर, कर्नाटक में, ये पता नहीं कि कौन सी चोटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये चोटी इसके बाद आगे आई है नायमुडी, अन्नामलाई। ठीक है, इस प्रकार दोरदा बेटा और जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां आएंगी। ठीक है, तो आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे साउथ की ओर। पहाड़ियों के बाद नेक्स्ट टॉपिक नदियां पढ़ेंगे, और नदियां बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। नदियां इस तरह से पढ़ेंगे कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, क्योंकि नदियों वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।